the term thanatology, type of death, what is death, how you diagnose death, how you declare death, what is death certificate. Then you have gone through immediate changes after death, and now continuing with the early changes after death. Two changes you have been taught previously. One is, which two changes? Which two early changes you have done? Algor mortis and livor mortis. One is cooling of the body and other is postmortem staining. Very good. Now the third one, which is also very important, is a change which is known by many people. आपको बहुत पता होगा कि if God forbidden any death in the family occurs, most of the time if the female is there or male is there, most of the time they say, okay, if he is wearing some jewelry, specifically a ring or something, उसको उतार लो फौरन, ठीक है? What was the purpose behind rigor mortis? ठीक है? So that rigor mortis is the main topic, the early change which we are going to discuss today. These are the things you have done, and in this basically we are going to continue from the term muscle changes after death. What can be the first muscle change which happens after death? What? Flaccidity. ठीक है. First of all, जब आप सबसे पहले देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है? Flaccidity हो जाती है. That is known as primary relaxation. ठीक है. उसके बाद क्या होता है next पे? फिर आपकी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है? स्टिफनिंग होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. तो इसके हम एलोज आज देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने किन चीज़ों में अर्ली चेंजेस इन मसल्स देखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट चेंज इज नोन एज द प्राइमरी रिलैक्सेशन. इस प्राइमरी रिलैक्सेशन में हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है? फटाफट आपने बॉडी देखी, जब कभी डेथ डिक्लेयर होती है हॉस्पिटल से बॉडी आती है तो फेस या पाँव के ऊपर कुछ किया होता है उन्होंने. शाबाश. Because of the jaw drop, जॉ ड्रॉप की वजह से नॉर्मली क्या करते हैं, वो आपका फेस जो होता है उसको टाई कर देते हैं. सिमिलरली दोनों जो बिग टोज होते हैं उनको मैच कर दिया जाता है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द टर्म ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन. बॉयज, दिस इज द फाइनल वार्निंग आई एम टेलिंग यू. Then the next one, the next stage, which is known as the rigor mortis, and then the third one, which is known as the secondary relaxation or the second period of relaxation. Now, in first period, in the primary relaxation, what happens that the muscle is basically not having any innervation. ठीक है. CNS की ब्लड सप्लाई भी खत्म हो गई, CNS भी काम नहीं कर रहा, नर्व सप्लाई भी खत्म हो गई है, आपके रिफ्लेक्सेस सारे चले गए. तो फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज द प्राइमरी फ्लैसिडिटी एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द बॉडी. If in a viva they are going to ask you that ignoring all other early changes, just focusing on the flaccidity, how would you tell that this flaccidity is primary or secondary? Secondary means which is the term which occurs after the rigor mortis goes on. ठीक है. प्रोग्रेशन खत्म हो गई rigor mortis की और secondary flaccidity हो गई. तो आपको कैसे पता चलेगा? इग्नोरिंग द पुट्रिफैक्शन चेंजेस के वो आनी शुरू हो गई. हमने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये फ्लैसिडिटी हुई है ऐसे करके. दिस इज प्राइमरी और सेकेंडरी. किसी के माइंड में कुछ आता हो? नहीं, रिफ्लेक्सेस तो चले गए ना बेटा, क्योंकि ब्रेन डेथ भी हो चुकी है, डेथ भी हो चुकी है, मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई. नहीं, हम कोई और अर्ली चेंज नहीं देख रहे, हम सिर्फ मसल्स के ऊपर है. देखो, अभी जब मॉलिक्यूलर चेंज हो रही है तो आपकी बॉडी में एटीपीज भी हैं, आपकी बॉडी में बाकी रिएक्शंस भी हो सकते हैं. अगर कोई इलेक्ट्रिकल या केमिकल स्टिमुलाई दी जाए, ठीक है, देन द मसल्स विल रिएक्ट टू दैट केमिकल एंड फिजिकल केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई. बट आफ्टर rigor mortis द सेकेंडरी चेंजेस, जब मॉलिक्यूलर चेंज, सारी मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है, एट दैट टाइम इफ यू आर अप्लाइंग एनी केमिकल सब्सटेंस और एनी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, मसल की कोई भी ट्विचिंग या कोई भी चेंज नहीं होगी. सो दिस इज अ थिंग जो वाइवा में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. तो बिकॉज नॉट मॉलिक्यूलर डेथ इज नॉट देयर, जस्ट द क्लिनिकल डेथ इज देयर, मसल्स कैन परफॉर्म लोकल फंक्शन बिकॉज ऑफ द केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर हम आ जाते हैं
मेन चीज के ऊपर, दैट इज द राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस एज द टर्म, उसके नाम से आपको पता चलता है कि ये पोस्टमार्टम के बाद वाली स्टिफनिंग या रिजिडिटी है, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली कि हम ये देखेंगे कि ये राइगर मोर्टिस होता क्या है, केमिकल बेसिस क्या है, व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड इट। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द मसल, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट कैन बी द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी जब हमारे पास सारी सप्लाई खत्म हो जाती है, यानी आफ्टर डेथ हमारे मसल्स में क्या हो रहा है वो हमें सारा पता होना चाहिए। देन वी शुड नो अबाउट कि राइगर मोर्टिस अपीयर जो हो रहा है तो क्या स्पेशल फीचर्स हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि राइगर मोर्टिस अपीयर हुआ है बॉडी में, ठीक है। देन वी शुड नो अबाउट इनर राइगर मोर्टिस, हमेशा अंदर से बाहर होता है, लेकिन जब आप पोस्टमार्टम इंटरवल बताते हो, टाइम सिंस डेथ बताते हो, तो आपने बाहर की चीजों से देख के बताना होता है, क्योंकि आपने ऑटोप्सी से भी पहले समटाइम ये चीज डिक्लेयर कर देनी होती है। अदरवाइज इट्स फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। और कुछ लोग कहते हैं कि साइमल्टेनियस हो रहा था डेवलप, लेकिन आपको जो चीज पहले नजर आती है ऑब्वियसली आपने उसके बारे में बताना है। सो देन द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से डेवलप होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सीक्वेंस गिव यू एन आइडिया अबाउट द टाइम सिंस डेथ। And one of the medico-legal importance of rigor mortis is that it helps in estimation of the time since death, ठीक है। ये सारा देन ब्रेकिंग ऑफ rigor mortis, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी थी, उसको 12 आवर्स हुए हुए थे, फुल rigor mortis में थी, किसी ने उसको मूव करने या उससे कुछ जेवर पहना हुआ था, ठीक है, और वो उतारने की कोशिश की है। क्या हो जाएगा, rigor mortis फोर्सली करो तो ब्रेक हो जाता है, एंड दैट कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द अटेम्प्ट ऑफ दैट रॉबरी टू दैट बॉडी, ठीक है। सो ब्रेकिंग ऑफ rigor mortis इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम वही प्रोग्रेशन की बात करेंगे, एंड देन हाउ द राइगर मोर्टिस इज गोइंग टू अफेक्ट एंड टेल अस अबाउट द टाइम सिंस डेथ, विच इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में आपसे 3-4 चीजें ही लॉयर पूछते हैं, एक तो कॉज पूछेंगे, एक आपसे पूछेंगे कि ओके कि किस तरह से डेथ हुई है, इस तरह की 3-4। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात होती है वो ये होती है कि कितनी देर हुई है डेथ को हुए हुए, ठीक है। तो वो टाइम सिंस डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मूवीज में भी मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा कि नॉर्मली डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि ओके इतना टाइम गुजर गया है। तो जितनी अर्ली चेंजेस आपके पास हैं, दीज आर ऑल कमिंग इनटू अ टर्म विच इज नोन एज अ रेट मेथड, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स टू नो अबाउट द टाइम सिंस डेथ। एक होता है रेट मेथड, इन दैट रेट मेथड ऑल ऑफ योर चेंजेस विच आर हैपनिंग टू योर बॉडी, ठीक है। लाइक सबसे पहले हमने देखा था एल्गर मोर्टिस है, ठीक है, आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी टेम्परेचर यहाँ पे है, आपकी इन्वायरमेंट है, कितनी देर में बॉडी ठंडी होनी शुरू होगी, ठीक है। देन पोस्टमार्टम स्टेनिंग के भाई 8 to 12 में फिक्स हो गई है, मैं दबा के भी देख रहा हूँ तो ब्लेंचिंग वगैरह नहीं हो रही है, इट मीन्स के टाइम इतना हो गया। देन दिस राइगर मोर्टिस, देन पुट्रिफेक्शन, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द टर्म रेट मेथड। देन अनदर जो दूसरा मेथड होता है दैट इज कॉन्करेंट मेथड, मीन्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल घास पे बॉडी पड़ी हुई है और नॉर्मली अगर इसे रिमूव किया और घास येलो हो गई है, बाकी जगह की घास ग्रीन है, इट मीन्स कि 2 to 3 डेज हो चुके हैं बॉडी को वहां पड़े हुए, ठीक है। वॉच पहनी हुई थी, वॉच उस वक्त रुक गई किसी वजह से, तो आप टाइम की एस्टिमेशन कर सकते हो। तो दीज आर ऑल ब्लैडर में यूरिन उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें, या कपड़े कौन से पहने हुए थे, नाइट ड्रेस था, ऑफिस का ड्रेस था, यूनिफॉर्म था, क्या पहना हुआ था, दे कैन हेल्प यू इन एस्टिमेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ। सो 2 मेथड्स हैं, एक रेट है, एक कॉन्करेंस है। रेट मेथड आपका ये सब चीजें कवर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अब हमने बेसिकली स्टार्ट करना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें देखनी है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन राइगर मोर्टिस एंड द थिंग्स विच कैन हैव साइमल्टेशन विद द राइगर मोर्टिस, लाइक कैडावरिक स्पैज्म हो गया, हीट स्टिफनिंग है, कोल्ड स्टिफनिंग है, उनसे आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइगर मोर्टिस एंड ऑल अदर रेट मेथड की जो चेंजेस होती हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ गिव अस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोस्टमार्टम चेंजेस, ठीक है। इन दैट यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ चेंजेस अगेंस्ट द टाइम, ठीक है, और उसमें आप ये सारी चेंजेस दिखाते हो। एक ये ग्राफ आता है, एक सिर्फ राइगर मोर्टिस का भी आ सकता है, बट समटाइम दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज द पोस्टमार्टम क्लॉक, या ड्रॉ पोस्टमार्टम क्लॉक। तो बच्चे कई दफा एक क्लॉक ड्रॉ कर देते हैं, तो दैट बेसिकली मीन्स अ ग्राफ, वो आपने ग्राफ बनाना है और उसके ऊपर देनी है। क्लॉक का वर्ड भी होगा बट इट इज रिलेटेड टू द टाइम विच यू आर शोइंग इन वन ऑफ योर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो हम राइगर मोर्टिस को स्टार्ट करते हैं कि दिस इज अ रिजिडिटी आफ्टर डेथ। द नेम इंडिकेट्स राइगर मीन्स स्टिफनिंग, मोर्टिस मीन्स आफ्टर डेथ, ठीक है। सो एनीथिंग राइगर मीन्स रिजिडिटी और स्टिफनिंग,
इसमें 3-4 चेंजेस होती हैं जो मसल्स में होती हैं। एक तो आप सबको पता है, पहली चीज क्या हो रही है, स्टिफनिंग हो रही है। दूसरी क्या हो सकती है, मसल्स थोड़े से शॉर्टन हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, स्टिफनिंग इन मसल्स एंड ओपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी वो भी डेवलप हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनिंग, शॉर्टनिंग एंड द ओपेसिटी ऑफ मसल्स। 3 थिंग्स हैपन टू द मसल्स इन राइगर मॉर्टिस। आपको जो चीज सामने नजर आ रही होती है वो स्टिफनेस नजर आ रही होती है, बट अगर देखो सुपाइन पोजीशन में अगर कोई बॉडी होती है तो क्या होता है, थोड़ी सी ऐसे पड़ी होती है, फ्लेक्शन हुई भी होती है थोड़ी, ठीक है। उस फ्लेक्शन में क्या होता है कि मसल थोड़े थोड़े करके हर मसल जो होता है वो स्टिफ होकर शॉर्टन भी हो रहा होता है। अब वो जो शॉर्टनिंग की कंडीशन होती है वो थोड़ी सी लेंथ फ्लेक्शन की पोजीशन दे देती है। तो दीज आर द थिंग्स, 3 थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन दिस। सो इट इज बेसिकली अ टर्म ऑलवेज फॉलोड, मतलब इससे जो इसकी सक्सीडेड बाय और इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी, और इससे पहले हमेशा प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी होती है। दिस इज अ पॉइंट विच आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द एंड, जब हम राइगर मॉर्टिस को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द कैडेवरिक स्पैज़म, that in cadaveric spasm it is not followed by the primary flexidity, but rigor mortis is always there. In rigor mortis there should always be a primary flexidity and then rigor mortis. So then it basically going to involve the proteins of the muscles, ठीक है। आपके filaments कौन से मसल्स में, शाबाश, एक्टिन मायोसिन है, ठीक है। और वो नॉर्मली किस तरह की स्टेट्स में आते जाते रहते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बिकॉज ऑफ विच क्या चीज होती है जो उनको ये हेल्प करती है करने में, आपकी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, ठीक है। सो आपके पास इतनी सारी एटीपी है, अब वो एटीपी आपको हेल्प कर रही है एंड योर बॉडी इज गोइंग इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम हार्ट और ये ब्लैडर और आपके बाहर के मसल्स, ये सब इस कंडीशन में आ रहे होते हैं। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स इज इंपॉर्टेंट। सो it basically when there is a mark of the cellular, आपकी molecular cellular death हो जाती है, then the person who is in that state is having, पहले कौन सी respiration, कौन सी 2 टाइप की नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो रही होती है, आपके कौन से 2 साइकिल्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल, दूसरा कौन सा होता है फिजियोलॉजी में, आपकी एनर्जी किस तरह बन रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन इसकी बेसिकली आती है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन दैट in forensic medicine the definitions are very important. Definition should always be in the form of the formulated definitions. आपने खुद से definitions नहीं बनानी होती। So it is a condition characterized by stiffening of all the muscle fibers of the body after death, which is due to certain chemical changes in the proteins of the muscle fibers. So सिंपल सी डेफिनेशन है जो इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी को भी एक्सप्लेन कर रही है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन भी देखो तो बाहर की नजर आने से लेके इंटरनली क्या हो रहा होता है वो आपको डेफिनेशन में ही कवर अप हो रहा होता है। इट इज एसोसिएटेड विद लिटिल बट नॉट मेजरेबल शॉर्टनिंग जो होती है वो नजर आ रही होती है बट इतनी कम होती है कि आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि प्राइमरी इज सक्सीडेड बाय द प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी एंड फॉलोड बाय द सेकेंडरी फ्लेक्सिडिटी। ये 2 फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके बगैर जो टर्म जो स्टिफनिंग होती है यू कैन नॉट लेबल इट इनटू राइगर मॉर्टिस। नाउ द प्रोग्रेशन। अब मुझे बताओ कि हम बात अभी जो कर रहे थे कि नॉर्मली क्या है कि ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हमारे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब आपकी राइगर मॉर्टिस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट इकट्ठी हो जाती है, मतलब हर मसल आपका बॉडी का जा रहा होता है उसमें, लेकिन आपको अपेरेंट कुछ में जल्दी होती है एंड योर पोस्टमार्टम इंटरवल शुड बी बेस्ड ऑन दैट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट, एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिन मसल्स के पास रिजर्व्स कम होंगे एटीपीज के, ऑब्वियसली वो पहले शो कराएंगे कि राइगर मॉर्टिस उनमें जल्दी हो जाएगा, बिकॉज ऑल द गेम इज ऑफ एटीपी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इन 2 की बातें हैं ना, ये 2 आपके पास चीजें जिन मसल्स के पास जल्दी होंगी खत्म, वो मसल जल्दी उसमें चला जाएगा। दैट इज वाई कि जो स्मॉलर मसल्स हैं जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द लार्जर मसल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो पैटर्न होता है ना वो आपका ये होता है कि आईलिड के मसल स्मॉलेस्ट हैं, वहां से स्टार्ट होनी शुरू हो गई, फिर फेस पे आई, फिर नेक पे आई, फिर अपर लिम्ब पे आई, फिर नीचे के एंड में लोअर लिम्ब के पास चली गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है, लास्ट में आपके लोअर लिम्ब पे चलेगी। तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज, आपको क्वेश्चन कई दफा इससे आ जाता है कि डिस्क्राइब व्हाई द राइगर मॉर्टिस इज
in the craniocaudal way, या why it is in the proximodistal way, ठीक है, या why it is from the head to toe. तो आपने जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो यही बतानी होती है कि इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि ये आपके मसल्स के अंदर रिजर्व जितने जितने कम हैं उस तरह आपके पास शो हो रहा है. इंटरनली पहले स्टार्ट होती है, बट एज यू आर नोटिसिंग बिफोर ऑटोप्सी, आप बाहर से देख रहे होते हो तो बाहर जो पैटर्न फॉलो कर रहा होता है वो ये पैटर्न होता है, ठीक है. सो प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्रेनियोकॉर्डल और आप इसे हेड टू टो प्रोग्रेशन कहते हैं. तो अब आपसे वाइवा में या आपसे वैसे कोई एचसीक्यू पूछता है कि सीक्वेंस ऑफ राइगर मोटिस क्या है, ठीक है. तो सीक्वेंस या पैटर्न ऑफ राइगर मोटिस इज दिस, ठीक है. ये डेवलपमेंट इसकी किस तरीके से होती है, किधर पहले और किधर बाद में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है. डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है. हम वही बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मली बहुत आसान चीज़ है राइगर मोटिस को याद करना. पूरी बॉडी में राइगर मोटिस 12 आवर्स में डेवलप होता है, यानी आपके आईलेट से लेके ग्रेटर टो तक कितने घंटे लगे, 12 आवर्स आपकी बॉडी में परसिस्टेंटली रहता है और 12 आवर्स इसको लगते हैं वापस जाने में. वापस जाना भी उसी तरह स्टार्ट होगा, पहले आईलेट की सेकेंडरी रिलैक्सेशन हो जाएगी और एंड पे आपके ग्रेटर टो की जो है वो रिलैक्सेशन होगी. सो 12 आवर्स टू प्रोग्रेस, 12 आवर्स सस्टेन एंड 12 आवर्स टू गो ऑफ. तो नॉर्मली कितने बन गए आवर्स, 36. और यही वो टाइम है जो उधर से पुट्रीफैक्शन स्टार्ट हो रही होती है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन वगैरह होती है. तो आपको अगर कोई कहता है वाइवा में कि भी मुझे ये बताओ कि इस पर्सन के अंदर राइगर मोटिस फुली डेवलप हो गया है या नहीं, जस्ट चेकिंग वन जॉइंट मुझे बताओ कि फुली डेवलप हो गया है कि नहीं, तो आप क्या करोगे. वेरी गुड, शाबाश. यू आर गोइंग टू चेक द ग्रेटर टो. सिमिलरली फॉर अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई 36 आवर्स गुजरे हैं कि नहीं, राइगर मोटिस खत्म हुआ है कि नहीं, अगेन यू आर गोइंग टू चेक दैट टो. तो अगर तो आपका ग्रेटर टो मूव स्टिफ हो गया है कंप्लीटली, तो आप कहोगे कि 12 आवर्स गुजर चुके हैं. और फिर उसके बाद क्योंकि 24 आवर तक वैसे ही रहना है और अगर उधर से चला जाता है तो आप कहोगे 36 आवर्स गुजर गए हैं. तो ये आपका लैंडमार्क्स हैं दो, जहां से आप ये चीज देख सकते हो. और जब ये पूरा 12 आवर्स हो जाते हैं तो बिल्कुल बोर्ड लाइक रिजिडिटी जो है वो बॉडी के अंदर नजर आती है, जो फुली रिजिड बॉडी होती है, ठीक है. उसके बाद ये हमने वही बात की कि स्टार्ट्स होगी, पासिंग ऑफ होगी और इन सब चीज़ों के अंदर इसको इस तरह से टाइम लगेगा. ओके, व्हेन इट इज फाइनली डेवलप, ठीक है, फुली जब ये डेवलप हो जाता है, द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स फिक्स. दैट इज वाई जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब सुपाइन पोजीशन में बॉडी की डेथ होती है, बॉडी डेड होती है, तो नॉर्मली क्या होते हैं कि जो उसके ऊपर वाले ये सामने जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े फ्लेक्स्ड होते हैं. अगर किसी ने बॉडी ऑब्जर्व भी की हो तो एल्बोज और नीचे वाला पॉइंट थोड़ी सी ऐसे फ्लेक्शन हो गई होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टिफनिंग, कंट्रैक्शन एंड ओपेसिटी ऑफ द मसल्स ओवर देयर. ये देखो ना, अभी आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ. सो in fact this flexion of the joint is due to little shortening of the muscles of the forearms and legs. That is a feature of the rigor mortis. जो हमने पहले 3 फीचर्स देखे थे, क्या थे वो पहले 3 फीचर्स, स्टिफनिंग, शॉर्टनिंग एंड ओपेसिटी. शाबाश. तो वो आपको जब एक नॉर्मल तरीके से बॉडी की डेथ हुई है तो वो आपको नजर आएगी, बट अगर किसी एबनॉर्मल वे में हुई है तो आपको उस तरह से उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो है राइगर मोटिस नजर आएगी, जिससे आप ये भी बता सकते हो कि पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम क्या थी. So that is also a medical legal importance of rigor mortis, that it can give you idea about the position of the body. ठीक है, ये देखो अब ये थोड़ा सा उसको आपको नजर आएगा कि समटाइम्स इस तरह से थोड़ी सी, इसीलिए दैट इज वाई आपको मैंने बताया कि शुरू में हम बॉडी को टोज वगैरह उनको टाई कर देते हैं. नाउ द केमिकल बेसिस जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द मसल, वी नो अबाउट द फिलामेंट्स, जो प्रोटीन्स हमारे पास पड़ी हुई हैं. सो राइगर मोटिस हैज got nothing to do with the nerve supply. That is why if some person is having some paralysis या कुछ भी, या उसकी वो पाँव नहीं भी चलता था, ठीक है, कोई भी मसला था, even in that condition वहाँ पर राइगर मोटिस डेवलप होगा. ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम वेरियस अदर कंडीशंस जहाँ पे कुछ चीज़ों पे राइगर मोटिस डेवलप नहीं होता. इसका ये है कि राइगर मोटिस इवन डेवलप इन दोज एरियाज ऑल्सो. नॉर्मल फिजियोलॉजी जो लिविंग में है, यू ऑल नो अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द मसल्स कंसिस्टिंग जो आपके पास हैं, मायोसिन एंड एक्टिन. दे इंटरडिजिटेट होते हैं, ठीक है, लेस इन द जो आपकी रिलैक्स स्टेज है, योर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. ठीक है, ये इनकी जेल लाइक फॉर्मेशन कैसे होगी जब ये चीज़ें
कंटिन्यूसली एक स्टेट में रहेंगी, ठीक है। आप एक स्टेट में रहने के लिए नॉर्मल आपके पास फॉर एग्जांपल 100% एटीपी है। पहले आपके पास कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है? एरोबिक। आफ्टर डेथ क्या होगा? आपके पास कौन सी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी? एनारोबिक। दैट इज वाई 3 to 4 to 5 hours depend upon the environment and the temperature rigor mortis basically takes to develop। 3-4 घंटे तक बॉडी फ्लेक्सिड रह सकती है because of the previous reserves। when the ATP level goes up less than 15% आपके पास, ठीक है, 75 to 85% ATP खत्म हो जाए, जब 15% तक ATP रहे then it is going to start because obviously पूरी बॉडी में अगर 15% है तो आईलेट बेचारों के पास तो बिल्कुल ही थोड़ी होगी ना, तो उनके पास से ये स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। एंड बाय द टाइम योर ग्रेटर टो इज हैविंग द राइगर मोटिस ऑल दैट एटीपी इज गॉन बिकॉज जितने भी एनारोबिक थी वो भी खत्म हो गई। बॉडी में फुली क्या डेवलप होना शुरू हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? शाबाश, लैक्टिक एसिड। उसने क्या किया? एसिडिक एनवायरनमेंट को और बढ़ा दिया, रिजिडिटी और बढ़ गई, आपके ये सारे जेल लाइक फॉर्मेशंस और ज्यादा हो गई और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो है वो अपनी मूवमेंट्स को कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। सो दिस इज बेसिकली कि जो आपकी रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी इन दैट केसेस। ये वही बात है कि एटीपी के जो आपके साइकिल्स जो आपने क्रेप्स और ये पढ़ा हुआ है वो सारी अवेलेबिलिटी कर रहे होते हैं एटीपी की, ठीक है। और इनके बाद आपकी ये सारी जो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेप्स जो आपकी हैं ये खत्म हो गई हैं एंड आपकी इनऑर्गेनिक जो है एनारोबिक आपकी जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई है एंड दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू गिव यू डिप्लीटेड एटीपी एंड मोर लैक्टिक एसिड which is then forming the specific condition which is known as the rigor mortis। ये वही बात है कि ग्लाइकोजन कंटेंट भी खत्म हो गया। और बट दिस क्वेश्चन वेयर यू बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है इन एससीक्यूज, राइट डाउन द बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम का भी बीच में रोल है बिकॉज कैल्शियम की आपकी रिजर्वेशंस हैं। आफ्टर अभी आप पढ़ोगे बाद में कि जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर पीएच कैसी हो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, पोटेशियम का लेवल क्या है, स्कॉर्बिक एसिड का लेवल क्या है, these all things are also altered after death। सो ये सब चीज़ें मिल के जो हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो बायोकेमिकल चेंजेस आफ्टर डेथ ऑन द होल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बायोकेमिकल चेंजेस हियर in rigor mortis, what are the biochemical basis of rigor mortis? This is also very important question। ये आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। ये वही बात हम कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस कैसे हुआ और वो उसने क्या इफेक्ट जो है वो किया। देन द स्पेशल फीचर्स हमने 2-4 देखने हैं which are if a person is novice is going to have his first autopsy or her first autopsy, he should know previously about the things, otherwise he can give false जो statements कि भाई for example seminal vesicles or the vaginal, in the seminal vesicles after rigor mortis and in rigor mortis dilatation and sometimes there can be the release of semen, and in females the vaginal wall can be dilated and stiff and that can give an idea कि okay maybe there is sexual assault in that cases, ठीक है। So this knowledge should be previously there, that is why the special features are very important। For example in heart, a normal person, a normal doctor who has read forensic medicine should always know कि rigor mortis in heart develops, ठीक है, और उसकी वजह से हार्ट में स्पेसिफिक चेंजेस आएंगी, थिकनिंग होगी हार्ट में, ठीक है, उसके फाइबर्स भी थिक होंगे। दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो अगर किसी ने ऑटोप्सीज देखी होंगी की होंगी पहले और उसने नॉर्मल चेंजेस इन हार्ट आफ्टर डेथ देखी होंगी, ओनली देन ही कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द हाइपरट्रॉफी, ठीक है। सिमिलरली मायोकार्डियल रीजनरेशन की भी जो चेंजेस होती हैं दे शुड आल्सो बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चेंजेस विच आर नॉर्मल आफ्टर डेथ। स्किन, अब हमें पता है ड्राउनिंग में क्या होता है कि ड्राउनिंग में हम एक फीचर देखते हैं कि एंटीमॉर्टम अगर ड्राउनिंग है तो यहाँ पे गूज बम्प्स हो रहे हैं, जैसे क्यूटस आर्सेनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल इरेक्टर मसल्स जो होते हैं इरेक्टर पाइलाई वो ऐसे करके हो जाते हैं। बट इन केस आफ्टर डेथ भी ये चेंजेस हो सकती हैं, तो आपने बाकी फीचर्स भी साथ देखने होंगे इन केस ऑफ ड्राउनिंग और कोई भी अगर डेथ होगी, देन ओनली यू कैन गिव ऑन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल फीचर यू कैन डिसाइड दैट ये केस जो है ये ड्राउनिंग का हो सकता है या वट एवर कोई भी और केस। ओके, देन ये वही बात है ये देखो ना, ये स्पेसिफिक जिस तरह इस तरह की कंडीशन होगी ये नॉर्मल पेशेंट उसमें भी हो सकती है। देन वही बात हम कहते हैं कि आईज में, ठीक है, राइगर मोर्टिस व्हेन अफेक्ट्स द आइरिस मसल्स गिविंग राइज टू द इरेगुलरिटी ऑफ द प्यूपिल, वो भी आपको पता होना चाहिए। सेमिनल वेसिकल्स और वेजाइनल वॉल्स और इनकी मैंने आपको बताई।
uterus. In some conditions, if there is a gravid uterus, the rigor mortis and after that जो secondary relaxation होती है, they can give so much pressure that even the postmortem delivery, similarly the gaseous pressure जो बाद में होता है ना in case of जब putrefaction होती है तो बहुत सी gases body में develop हो जाती हैं, that gaseous pressure can give birth after death also. ठीक है, postmortem delivery most of the time the baby is dead in that conditions, but there are miracles where the baby is even alive in that conditions. ठीक है, तो वो most of the time the postmortem delivery is because of these conditions and then the pressure of the gases which develop and then expel the baby in the uterus. ब्रेकिंग ऑफ रैगर मोटिस, बहुत टाइट मसल्स होते हैं और अगर इनको जोर से छेड़ा जाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं और दोबारा वो कभी भी रैगर की कंडीशन में नहीं आते. रैगर मोटिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक वन, बट व्हेन वंस इज ब्रोकन दोबारा वो ऑब्वियसली वो कभी भी रैगर में उसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, वही हम बात करें कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टू डिटर्मिन द टाइम सिंस डेथ. रैगर मोटिस जो है इज अनसर्टेन एंड अनरिलायबल क्राइटेरिया बिकॉज प्रोग्रेशन डेवलप, कुछ चीज़ें हमें हेल्प कर रही होती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंट. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की इन्वायरमेंट है या कोई बहुत कोल्ड एरिया है वहाँ की इन्वायरमेंट है. कुछ जगहों के ऊपर रैगर मोटिस ऑब्वियसली देर से डेवलप होगा, कुछ में जल्दी डेवलप होगा. सिमिलरली इफ़ द बॉडी अब द पर्सन वॉज एथलीट, ही वॉज रनिंग बिफोर डेथ, अब उसमें क्या होगा, उसकी डिप्लीशन पहले हुई है तो उसमें रैगर मोटिस 1 घंटे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और उतनी ही जल्दी पास ऑफ हो जाएगा. So that is why कि all the conditions should be kept in mind before deciding the time since death. ये एक तो हमें ये रूल पता है ना 12 + 12 + 12, बट इसको हमने खुद से कैसे ऑल्टर करना है अकॉर्डिंग टू अदर फीचर्स. जैसे हम फैक्टर्स देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर है डिग्री ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ डेथ. ठीक है, वही बात हो गई कि दूसरी बात आ जाती है एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड देन एज. एज में क्या होगा, किन में जल्दी डेवलप होगा रैगर मोटिस, बूढ़ों में और इन्फेंट, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होंगे, शाबाश. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ग्लाइकोजन रिजर्व्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिग्री ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी जितनी प्रोलॉन्ग होगी उतना रैगर मोटिस जल्दी डेवलप होगा, जल्दी थोड़ी देर रहेगा और जल्दी चला जाएगा. सो दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग द टाइम सिंस डेथ. Then environmental temperature, obviously environmental temperature if it is raised, onset is accelerated, उतनी ही जल्दी होगा और obviously duration भी उसका short होगा. Similarly आर्सेनिक, मर्करी, पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं उनमें भी रैगर मोटिस समटाइम्स जल्दी डेवलप हो जाता है. और कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं, टोबैको भी है उसमें भी यही होगा, जल्दी हो जाएगा. बट जैसे मर्करी या आर्सेनिक होते हैं ये पुट्रिफैक्शन को भी बाजू का डिले कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट, अगर उसकी पॉइजनिंग से डेथ हुई है. दैट इज़ वाई आर्सेनिक इज़ अ पार्ट ऑफ एम्बार्मिंग फ्लूइड. ठीक है, फिर हम वो ये सारी बातें देखेंगे कि ड्यूरेशन आपका थोड़ा होगा, जल्दी चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन. और इसी तरह कोल्ड इन्वायरमेंट होगी तो जैसे हम 3 आवर्स में कहते हैं कि रैगर मोटिस स्टार्ट होता है, वहाँ पे 5 to 6 में स्टार्ट होगा. ठीक है, ज़्यादा देर रहेगा तो जो आपका 12 + 12 वाला होगा वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा. बट इन अ नॉर्मल केस जहाँ पे आपसे बुकिश बातें पूछी जा रही होंगी वहाँ आपने अपने माइंड में ये बात ही बतानी है 12 12 12. ज़्यादा मार्क्स लेने वाइवा में तो साथ ही आप बता सकते हो कि डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, और ये जो 3 फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड करेगा. बट जनरली दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब विच वी नॉर्मली फॉलो कि 12 + 12 + 12. ठीक है, कीपिंग इन माइंड द 3 थिंग्स. तो आपका आंसर जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा अगर आप इन दोनों बातों को माइंड में रखोगे. ठीक है, एज की हम पहले बात कर चुके हैं कि एज जो है वो ऑब्वियसली इसी तरह से, और ऑब्वियसली ग्लाइकोजन रिजर्व्स पे जिनके पास ज़्यादा होंगे उनमें देर में डेवलप होगा, जिनके पास कम होंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस के पेशेंट्स हैं, उनमें ऑब्वियसली जल्दी डेवलप होगा और जल्दी चला जाएगा. देन टाइम पीरियड प्रोग्रेशन, वही बात आ जाती है, अर्ली इन द समर्स, लेट इन द विंटर. स्टे 2 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ, स्टार्ट हो जाता है इन द समर्स. ठीक है, फेस, आईज, माउथ, ये हमारा वही वाला पैटर्न है. अच्छा जी, अब ये आपका एक सिंपल ग्राफ है. अगर दे आर जस्ट आस्किंग यू अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या अगर रैगर मोटिस का क्वेश्चन आ रहा है तो विदाउट देयर आस्किंग इन क्लोजली मेंशन उन्होंने किया है या नहीं किया है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप एक ग्राफ को, छोटे से ग्राफ को साथ ज़रूर बना दो. ठीक है, तो वो आप स्पेशली अगर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टाइम सिंस डेथ या टाइम का ड्यूरेशन या वैसे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ रैगर मोटिस, इफ एनीवन इज आस्किंग यू अबाउट द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में ऑब्वियसली टाइम सिंस डेथ का बता रहे हो
दूसरा पोजीशन का बता रहे हो तो टाइम सिंस डेथ का जब बता रहे हो तो इट इज़ वेरी लाइक फेवरेबल कि अगर आप ये सब चीज़ साथ दिखा दो, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैडावरिक स्पैज्म, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस राइगर। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कि ये क्या होता है कैडावरिक स्पैज्म या इंस्टेंटेनियस राइगर? किसी ने कभी देखा है सुसाइड के पेशेंट्स को जिन्होंने गन शॉट किया हो? तो जब आप सीन ऑफ क्राइम पे जाओ तो नॉर्मली या अगर नाइफ भी है तो अक्सर कहाँ होता है वो नाइफ या गन? इन द हैंड, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कैडावरिक स्पैज्म। एंग्जाइटी में जब डेथ है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में, हाइपर एक्टिविटी में डेथ है, इन दैट कंडीशन जो मसल्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स दे बिकम हाइपर एक्टिव और वो क्लेंच कर लेते हैं। सिमिलरली कोई बंदा फिसलने लगा है, गिरने लगा है ड्राउनिंग में, वो वीड को या साथ की किसी मट्टी को, किसी चीज को पकड़ लेगा ऐसे जोर से, तो हाथ उसका ऐसे ही रहेगा। इन दैट कंडीशन प्राइमरी रिलैक्सेशन डजंट अकर एंड दैट इंस्टेंटेनियस राइगर के जो पर्सन होते हैं वो राइगर मोर्टिस में नहीं जाते हैं, वहां से डायरेक्टली क्या होगा, पुट्रिफैक्शन ही होती है, ठीक है। प्रॉपर सेकेंडरी रिलैक्सेशन भी उतनी उनकी इस तरह से नहीं होती है। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैडावरिक स्पैज्म इज अ पोस्टमार्टम फिनोमिना और एन एंटीमॉर्टम फिनोमिना? व्हाट इज इट? इट इज एन एंटीमॉर्टम फिनोमिना बिकॉज ये चीज उस वक्त एंटीमॉर्टम आपने एंग्जाइटी में चीज की थी ना, तो दैट इज एन एंटीमॉर्टम फिनोमिना। दूसरी चीज है हीट राइगर, ये हीट स्टिफनिंग, उसमें हम देखते हैं। फिर उसके बाद फ्रीजिंग या कोल्ड स्टिफनिंग है। तो कैडावरिक स्पैज्म इज अ फॉर्म ऑफ मस्कुलर स्टिफनिंग, ठीक है, विच अकर्स एट द मोमेंट ऑफ द डेथ, उस वक्त हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू प्राइमरी फ्लैसिडिटी। और इसमें वही है अंटिल द स्टेज ऑफ सेकेंडरी रिलैक्सेशन विच इज बिगिनिंग ऑफ द पुट्रिफैक्शन, ये उस वक्त तक आपकी उसी तरह रहेगी। और इसमें आपके कुछ मसल्स, जैसे हम बात करें, अभी मैं डिफरेंसेस ही आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ क्योंकि डिफरेंसेस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि ये आप डिफरेंसेस देखो इसके, बाकी मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये सारे ड्राउनिंग के केस में, इन सब केसेस के अंदर जो है वो आप देखते हो ये सारे के सारे आपके आ रहे हैं। ये देखो अब इसमें टाइम ऑफ ऑनसेट, ठीक है, 2 to 3 आवर्स, और वो इंस्टेंटेनियस आपका फौरन आ जाता है, ठीक है। फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर राइगर मोर्टिस तो हर किसी को होना ही होना है। इसमें ऑब्वियसली कुछ सडन डेथ है, कोई एंग्जाइटी वाली डेथ है, कुछ इस तरह से काम हो रहा है, इन दैट कंडीशंस आप कर रहे हो। मसल्स इन्वॉल्व ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, सब में, चाहे वो अंडर हार्ट है या हाथ का मसल है, सब राइगर मोर्टिस में इन्वॉल्व है। इसमें ऑब्वियसली सिंगल ग्रुप या जो आपके वॉलंटरी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व है। आपको इस तरह से बाकी चीज़ों में आपको कैडावरिक स्पैज्म नजर नहीं आएगा। मसल स्टिफनिंग भी आपकी नॉट मार्क्ड, मॉडरेट फोर्स जो है वो उसको करती है। देखिए इंस्टेंटेनियस राइगर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बिल्कुल क्लेंच हुई हुई होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है बाद में वहां से चीज को निकालना इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस राइगर। देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सेंस, वहां आपको मैनर ऑफ डेथ पे भी बहुत कमेंट कर सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से डेथ हुई है। तो ये आपको पुलिस वालों को जो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, आप इन केस ऑफ कैडावरिक स्पैज्म कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर होगा और वार्म होगा इन दैट केसेस, लेकिन ये बिल्कुल शुरू का बात है। उसके बाद तो ऑब्वियसली जब कूलिंग प्रॉपर हो जाती है तो दोनों में आपको टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं मिलता। अब इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि आपकी जब एंग्जाइटी और ये सब होते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं वो लोकल इनर्वेशन सीएनएस के इफेक्ट की वजह से, और जो प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ कैडावरिक स्पैज्म है इट इज स्टिल अननोन। अभी तक कैडावरिक स्पैज्म पे रिसर्च हो रही है, उसका मैकेनिज्म या बायोकेमिकल चेंजेस तो ऑब्वियसली इसमें इतनी होती नहीं है, वो इतना क्लियरली नहीं पता, जबकि राइगर मोर्टिस का आपको क्लियरली पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है कि किन कंडीशंस में हो सकते हैं, एनी एक्सीडेंटल डेथ में, जैसे ड्राउनिंग की बात की थी हमने, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के अंदर, इन सब कंडीशंस में आपको ये नजर आ सकते हैं। ये सब इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई वाली जो हमने बात की थी वो सब भी इसके अंदर आ जाती है। फिर हीट स्टिफनिंग में क्या है, हीट स्टिफनिंग है एक 60 डिग्री से ऊपर है पानी, उसमें बॉडी है या कहीं और है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी ऑब्वियसली ये सब है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स उनमें नॉर्मली हो जाएंगी। बट एक तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको और भी फैक्टर्स नजर आएंगे। सेकेंडली उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन होती है, जिसे हम बॉक्सर्स या पुजिलिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं। किसी ने अगर बर्न्ड बॉडी देखी हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हुई होती है और उसकी फ्लेक्शन बहुत सीवियर होती है एज कम्पेयर टू द फ्लेक्शन जिसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है वो चीज़ें आई होती हैं, ठीक है। ये आपकी हाई टेम्परेचर के अंदर, जैसे मैं आपको ये देखो, अब इसके अंदर जो आपकी है इसको आप बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द राइगर मोर्टिस।
उसके बाद कोल्ड स्टिफनिंग के अंदर भी यही है कि कोल्ड स्टिफनिंग में भी टेम्परेचर बहुत लो होगा, और जब उसमें ब्रेकिंग हो रही होगी ना तो आपको एक बड़ी साइनोवियल फ्लूइड की फ्रीजिंग हुई हुई होती है, तो उसकी वजह से क्रैकलिंग सी साउंड आएगी जो आपको रैगर मॉर्टिस को ब्रेक करने में नहीं आएगी। सिमिलरली बॉडी बहुत ठंडी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब कोल्ड स्टिफनिंग में बॉडी को बाहर निकालते हो ना तो बॉडी डायरेक्ट रिलैक्सेशन में चली जाती है और उसकी सारी स्टिफनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है इन दैट कंडीशन। क्योंकि जब हम बॉडी को लाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फ्रीजर्स में पड़ी होती है ऑटोप्सी के इससे पहले, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि राइगर मॉर्टिस से जो टाइम सिंस डेथ है वो अगर आपने सीन ऑफ क्राइम पे देख ली तो देख ली, जब फ्रीजिंग कर दी ना बॉडी की, अब आप ऑटोप्सी करने लगे हो, एट दैट टाइम यू कैन नॉट डिटर्मिन द टाइम सिंस डेथ, बिकॉज फ्रीजिंग ने तो वो एक डिफरेंट कर दिया ना, वो तो स्टिफनिंग जो हुई वो फ्रीजिंग की वजह से हुई और बाहर आई तो बॉडी रिलैक्स हो गई। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवाइजेबल टू टेक द डॉक्टर्स टू द सीन ऑफ क्राइम, या फिर उन सीन ऑफ क्राइम के जो लोग हैं उनको इतना अच्छा ट्रेन करना चाहिए कि वो राइगर मॉर्टिस का बता सके। ठीक है, अभी उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक लास्ट ये स्लाइड दिखाने लगी हूँ। पुट्रीफेक्शन की स्टिफनिंग भी होती है बट वो इतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं होती कि आपको पुट्रीफेक्शन की वजह से हल्की सी फॉल्स रिजिडिटी रख सकती है बिकॉज ऑफ द ग्रेसिस, बट उसमें बहुत सी चीज़ें और आपके साथ होती हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि ऑब्वियसली ये रैगर मॉर्टिस तो नहीं है। ये देखो, अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में वही हमने बात की कि कैलकुलेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करेगी, जो हमने 12-12 वाला अपना पूरा रूल देखा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ग्राफिकल ये इसकी पिक्चर ले लो, वैसे पार्क में भी बना हुआ है कि दिस इज द थिंग वेयर ऑल द रेट मेथड्स आपके इकट्ठे होकर आ रहे हैं। द क्वेश्चन कम्स एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ, और ड्रॉ पोस्टमार्टम क्लॉक। पोस्टमार्टम क्लॉक मीन्स दिस, पोस्टमार्टम क्लॉक डजंट नीड टू मेक अ क्लॉक और उसमें कुछ बनाना है। ठीक है, उसका मतलब ये सिंपल ग्राफ है जिसमें रेट मेथड्स की सारी चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट राइगर मॉर्टिस। मुझे सिर्फ ये बता दो कि रेट और कॉन्करेंस मेथड क्या था। रेट मेथड में टाइम सिंस डेथ को हम कैसे करते थे, ऑल द चेंजेस इन द बॉडी। कॉन्करेंस मेथड में एनवायरमेंटल चेंजेस। एंड जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द मेथड्स टू एस्टिमेट या डिटरमिन द टाइम सिंस डेथ, यू आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क देयर आर टू मेथड, वन आर रेट मेथड एंड अदर इज कॉन्करेंस मेथड। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही हैं, डेफिनेशंस पता हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता हो कैडेमिक स्पैज्म से और बाकी सबसे, एंड द बायोकेमिकल चेंजेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद सीक्वेंस, कौन सा बताया था मैंने, सीक्वेंस किस तरह डेवलप होता है इसमें, प्रॉक्सिमो डिस्टल या क्रेनियोकॉर्डल या हेड टू टो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी